न्यूज़ क्या याद दिलाते हैं? क्या ऐसी मेमोरी है जो आपके लिए हमेशा गुड रही है और उसको याद करके आप भी गुड गुड फील करते हैं? नो, आई फील कि हर रोज़ हम इंतज़ार करते हैं कुछ दिन की शुरुआत ऐसी हो या कुछ बातचीत ऐसी हो या कुछ ऐसे लम्हे मिले जो बड़े इंस्पायरिंग हो। सो आई थिंक वो एक मेरे लिए गुड न्यूज़ रहती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके परिवार या आपके दोस्तों के साथ ही संबंधित, लेकिन आप कई बार छोटी सी आप ऐसी चीज़ देखते हैं और आपको लगता है कि दिन की शुरुआत अच्छी है। आज जब मैं सुबह मुंबई से आ रहा था तो बारिश हो रही थी वहाँ पर और मेरी गाड़ी के पास छोटे छोटे बच्चे सुबह दौड़ कर आए और दे वांटेड अ पिक्चर और मैंने उनकी पिक्चर ली अपने साथ। तो आई थिंक मेरे लिए वो एक दिन की शुरुआत कमाल की थी जब आप उनके चेहरे पर वो इनोसेंट सी हंसी देखते हैं। सो आई फील कि एक बड़े कमाल के प्लेटफॉर्म पर हैं और बहुत सारी गुड न्यूज़ हम लोग शेयर करने वाले हैं। अब मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों को ये रिवील भी करना चाहूँगी कि ये जो 9 PM का स्लॉट जिसमें आप मुझे और सोनू सूद को साथ देख रहे हैं, ये दरअसल एक ऐसा स्पेस होने वाला है जब आप सोनू को रोज देखेंगे अपने साथ। गुड न्यूज़ टुडे पे देश की बात सुनाता हूँ लेकर आ रहे हैं आपके लिए सोनू। तो मैं तो सिर्फ आज आपको मिलवाने लाई हूँ सोनू से, उसके बाद तो आप सीधा संवाद स्थापित करने जा रहे हैं अपने फैंस से, अपने दर्शकों से। देश की बात सुनाता हूँ, क्या क्या लाने वाले हैं उस शो में, क्या खास रहेगा? देखिए, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं और जब आके टेलीविज़न देखते हैं, मुझे याद है ऐसे कि जब हम बचपन में न्यूज़ देखते थे या फिर अभी भी देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो हम लोग देखते हैं कि ऐसा बुरा हो गया, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, ये तकलीफ़ें हुई। तो कई बार हम लोगों को लगता है या हमारे दोस्त या हमारे मित्र बोलते हैं कि यार न्यूज़ देखते हैं ना तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन गुड न्यूज़ की जब हम लोग बात करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ खुशियाँ होंगी, अच्छी बातें होंगी, इंस्पायरिंग होंगी, जहाँ पे लोगों ने जो जो कमाल के काम किए, जो अच्छी न्यूज़ हुई। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फ्रेश होना है, जैसे अगर आप सुबह दिन की शुरुआत एक ब्लैक कॉफ़ी के साथ करते हैं और पूरा एनर्जी जो दिन में फील करते हैं, आई थिंक गुड न्यूज़ एक वैसा ही प्लेटफॉर्म रहने वाला है कि आप न्यूज़ देखिए, इंस्पायर होइए और चेहरे पर आपकी मुस्कान अपने आप आ जाएगी। आप बहुतों की ज़िंदगी में आप सुपर हीरो ही नहीं, रियल हीरो बन के आए हैं। तो क्या ऐसे सुपर हीरोज़ को भी आपके शो पे आने का मौका मिलने वाला है? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे सुपर हीरोज़ होते हैं जो आम इंसान जिसको बोलें और वो एक बड़ा काम कर जाता है। मैंने पिछले पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बड़े नॉर्मल से लोग थे, कुछ ऐसा भी नहीं था कि बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं या बहुत पहचान वाले लोग, लेकिन उन्होंने ऐसे कमाल के काम किए जिसने बहुत चेहरों पर खुशियाँ ले आई, ज़िंदगियाँ बदल दी। तो मुझे लगता है कि जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उन सुपर हीरोज़ को देखकर और बहुत सारे सुपर हीरोज़ जो देश भर के कोने में कहीं हैं, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की और हम उन्हीं सुपर हीरोज़ को सलाम करेंगे। जब इंस्पिरेशन शब्द का इस्तेमाल होगा और ख़ास तौर पे पैंडेमिक के टाइम पे इंडिया की जो स्थिति थी उसका जिक्र होगा, जो हम कहते हैं ना हमारे ऑडियंस से हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे के ज़रिए कि बैड न्यूज़ में से हम गुड न्यूज़ को निकाल कर आपके लिए लाएंगे, क्योंकि आप खुश रहना, अच्छी सोच, अच्छा विचार ग्रहण करना डिज़र्व करते हैं। तो वो तो आपने ऐसा लगता है कि आप साथ कर लिया था उस फीलिंग को, क्योंकि कोविड टाइम अगर लोगों को याद रहेगा तो उसमें सोनू सूद एक नाम, एक आइडेंटिटी अलग से नजर आएगी, क्योंकि जो आपने किया वो वाकई बैड न्यूज़ में गुड न्यूज़ तलाश के आपने लोगों को दी हैं। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो आप सिर्फ उसके लिए अच्छा नहीं करते, आप खुद के लिए भी करते हैं, क्योंकि आपको एक अंदर से खुशी मिलती है जब आप उस चेहरे पर मुस्कान देखते हैं। आप चाहे उनकी एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, मेडिकल हो या उनको घर पहुंचाना हो या कोई भी तकलीफ़ हो, जब आप उसे सॉल्व कर देते हैं तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बदलती है लेकिन आपकी खुद की भी बदलती है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी आप करते हैं वो आप अपने खुद के लिए करते हैं और वो खुशी खुद के अंदर ढूंढनी पड़ती है और मैंने पिछले कुछ समय में ढूंढी है और मुझे विश्वास है कि गुड न्यूज़ के ज़रिए हम वो खुशी और भी लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाएंगे। जब भी आपका वो जो समाज की आपने सेवा की, जिस तरह से आपने मदद की है, वो सब हमने देखा,
मगर मुझे नहीं लगता कोई ये जान पाया कि वो शुरू कैसे हुआ, कैसे सोनू सूद ने एकदम से सोचा, या कैसे एकदम से एक्सटेंडेड योर हेल्प, वो हुआ कैसे था, वो क्या मोमेंट था जिससे वो ट्रिगर हुआ आपके अंदर और आपने वो अपना काम शुरू कर दिया, लोगों के लिए आप बढ़ चढ़ के काम करते नजर आए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तलाश करते रहते हैं ज़िंदगी भर। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियर बनने लगा कि ये ज़िंदगी का मकसद है। फिर एक्टिंग के बारे में सोचा तो मुंबई में आके स्ट्रगल हुई एज एन एक्टर, फिर लगा कि एक्टर बन गया यार, ये ज़िंदगी का मकसद जो था पूरा हो गया है। और फिर पैंडेमिक में जो भी मैं कर पाया वो, तो मुझे लगता है कि जो आपकी डेस्टिनी में लिखा रहता है वो आपको भगवान खुद ब खुद आपको उस मुकाम पर लाके खड़ा करता है और वो बताता है आपको कि ये आपका काम है और आपको पूरा करना है। मैं जब खाना बांट रहा था लोगों को, तो मुझे लगता था कि शायद राशन देना या लोगों के खाना दे देना ये अभी यही कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सड़कों पर मैंने उन लोगों को चलते देखा और मैं कुछ लोगों को भेज पाया, तो उनकी चेहरे की जो सेटिस्फैक्शन मैंने उनके चेहरे पर खुशी देखी, तो मुझे लगा कि ये कहानी ये 200-300 लोगों की नहीं, कहानी पूरे देश की कहानी है। और मैं थाना में एक कलवा चौक जगह है मुंबई में, और वहाँ से जब मैं अंधेरी वापस आ रहा था 1-1.5 घंटे में, तो मुझे जो माइग्रेंट्स दिखे, जितने प्रवासी लोग दिखे, तो एक तरह जैसे स्लो मोशन में आपको फिल्म्स में हमें शॉट दिखते, मुझे वैसे ही दिखे छोटे छोटे बच्चे। मैंने बोला कि समय आ गया है कि अभी घर से बाहर ही रहना पड़ेगा कुछ समय, लेकिन कोशिश करेंगे इनको इनके घर तक पहुंचा दिया जाए। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, और कब कैसे वो बड़ा होता गया पता ही नहीं चला। वाकई वो बड़ा होता चला गया और बहुतों की ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर आपने छोड़ा है। आपके लिए जो मोहब्बत है वो भी लोगों के अंदर भरपूर कूट कूट कर भरी है, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं। कोई आपको भाई बुलाता है तो कोई भगवान कहता है, क्योंकि जिस दौर से हम गुजर रहे थे, बहुतों ने वो तस्वीरें देखी जब माइग्रेंट्स वापस जा रहे थे, अपने अपने शहर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे थे। कैसा महसूस होता है इस तरह के जो लोगों का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा है? आप एक एक्टर हैं, एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, आप हीरो हैं, आप कई किरदार निभा चुके हैं स्क्रीन पर, उस तरह से आपने पहले से फैन फॉलोइंग देखी है, तो ये फैंस और वो फैंस, क्या अंतर महसूस होता है? ये बड़ा अलग है फीलिंग। मैं अब इसी जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, मैं उन्हें चिरंजीवी जो एक्टर हैं साउथ के, मैं उनकी भाषा में बताना चाहता हूँ। मैं उनके साथ एक मूवी शूट कर रहा था, आचार्य नाम की, अभी कुछ समय पहले की बात है। तो जब फर्स्ट वेव ख़त्म हुई और जो भी मैं काम कर पाया, तो वो मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा कि यार सोनू, मैं इतने समय से एक्टिंग कर रहा हूँ, हमें बहुत बड़ा ओहदा मिला, सक्सेस मिली, साउथ में लोगों को पूजा जाता है, जितने एक्टर्स होते हैं, हीरो वर्शिप होता है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी अचीव कर पाया इतना बड़ा, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है, इतना प्यार मिलता है। सही। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने तुम्हें देखा सेट पर, मुझे लगा कि कितनी चीज़ें अधूरी हैं जो हम लोग नहीं कर पाए, जो आप कर पाए। जब आप सेट पर आते हो तो लोगों की जो आंखें से लोग जिस तरह से आपको देखते हैं, वो ऐसे ना एक्टर को नहीं देखते, एक अलग इंसान के रूप में देखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग रहती है, जो मैं भी महसूस करता हूँ। पहले रहता था कि अरे एक्टर आ गए सर, एक पिक्चर लें। अभी जब मैं जाता हूँ तो आई थिंक एक अलग अफेक्शन होता है। उन्हें लगता है कि मैं उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूँ, एक उनका खुद का एक मेंबर हूँ, फैमिली मेंबर। तो वो बड़ा एक्सपीरियंस कमाल का रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने सालों में, 20 सालों में करीबन 100 फिल्में की हैं, मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया। और आई थिंक भगवान बोलते हैं ना कि शायद इस फिल्म के वो डायरेक्टर थे और उन्होंने एक ऐसा रोल ज़िंदगी का दिया जहाँ पर ना तो लाइट थी, ना कैमरा था, सिर्फ एक्शन था। वैसे सवाल का जवाब करीब करीब मुझे मिल ही गया है, पर फिर भी समझना चाहूँगी आपसे कि वो वाले फ़ैन या ये वाले फ़ैन, मतलब दिल से जुड़ाव जब हुआ है तो उसकी फीलिंग ही क्या अनंत तक चली गई है? क्योंकि वो जो स्क्रीन वाला लव होता है वो उस किरदार से भी कई बार मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब जो ये मोहब्बत हुई है ये सोनू सूद से हुई है लोगों को। बिल्कुल। मैं अगेन कनेक्टिंग टू द मैं फिल्म, उस फिल्म का मैं 70-80% पोर्शन जो था शूट कर चुका था बिफोर पैंडेमिक। तो जब अभी हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे जिसमें मेरा और उनका एक्शन था, तो उन्होंने सारे सीन्स चेंज करा दिए, मैं नहीं इसको मारूंगा। अगर मैं मारूंगा तो लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, भूल जाएंगे कि मैं उनका चिरंजीवी मेगा स्टार, तो लेट्स चेंज दिस शॉट्स। मैं उसको ऐसा नहीं टांग नहीं मारूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। सो आई फील कि इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। ये कनेक्शन
अलग है। मैं कई बार अभी फ्लाइट्स में ट्रैवल करता हूँ तो छोटे छोटे बच्चे वीडियो कॉल पे अपने दादी के साथ, अपने दादू के साथ बात कराते हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो वो वीडियो कॉल पे बात करवाते हैं और उनसे जो दुआएं मिलती हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आपके साथ उन्होंने पिक्चर खिंचवाई या ऑटोग्राफ लिया, पर जो उनसे दुआएं मिलती हैं, जो बोलते हैं कि आप ऐसे ही करते रहना। सो आपको ऐसा लगता है, मेरे आई लॉस्ट माय मॉम एंड डैड, पर मुझे पहले जब मूवी सेट होती तो ऐसा लगता था कि वो कहीं से ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन जो अभी मैं कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि उन्होंने बोला था कि यही रास्ता तुझे चुनना था और हमें खुशी है कि तू उस रास्ते पर चल रहा है। सो आई फील ये एक अलग फीलिंग है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी और मैं आपका रिएक्शन ज़रूर चाहूँगी उन पे। जी। आपका इस पे एक रिएक्शन चाहूँगी, क्योंकि ये लोगों की आप बीती थी जिसमें आप हिस्सा बन चुके थे। क्या थॉट आता है जहन में जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं? मुझे वो मुश्किल समय याद आता है। करीबन ये जो बैंड्रा टर्मिनस आप देख रहे थे, उस दिन मुझे याद है कि करीबन 6000 लोग थे जो हमें घर भेजने थे। 2 ट्रेन्स उत्तर प्रदेश की थी और एक जो ट्रेन थी वो बिहार की थी। एक ट्रेन में करीबन 1150 लोगों की परमिशन मिलती थी और 6000 लोग जाने वाले थे, तो 3-3,500 लोग ही भेज सकते थे। आज चले गए हैं तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर बोल सकता हूँ, चैनल पे, पर मुझे याद है कि मैंने कितनी मशक्क़त से वो 6000 लोग जो थे उस ट्रेन में चढ़ाए, उनसे रिक्वेस्ट करके, टीटी से, आरपीएफ वालों से, लोकल जितनी बॉडीज थी, बड़ी मुश्किल से मैंने बोला कि इन लोगों को जाने दो, नहीं तो अगर ये प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे बच्चों के साथ भूखे, इनके पास इतना सामान लेकर ये आ गए थे कि उनके पास ना तो रहने की जगह थी, ना खाने की जगह थी, रेस्टोरेंट्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो मैंने बोला इनको जाने दो। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया टीटी को, आप थोड़ी देर के लिए उधर मुँह देखिए और मैं इतनी देर में चढ़ा दूंगा, और सब लोगों को हमने चढ़ाया। बड़े खुश गए लोग जब घर पहुँचे थे, उन्होंने मुझे मैसेजेस भी किए। और जो आप ई रिक्शास देख रहे हैं, ये वो लोग हैं, क्योंकि जब मैं इनको घर भेजता था, मैं पूछता था कि आप क्या करेंगे घर जाके, तो बोलते थे कि शायद हम वापस आएंगे अगर जॉब मिलेगा, नहीं तो वहीं करेंगे। तो इनको जॉब मिल सके इसलिए इनके लिए ई रिक्शास दिए गए, आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने स्टेट्स के अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि मेरा परिवार हर रोज़ बढ़ता गया है, बड़ा होता गया, और आज उनको कोई भी तकलीफ़ होती है, चाहे मेडिकल की तकलीफ़ हो, रोज़गार की हो, राशन की हो, एजुकेशन की हो उनके बच्चों की, तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी वो तकलीफ़ें दूर कर पाएँ। और मुझे आज लगता है कि पूरा हिंदुस्तान जो है एक परिवार है मेरा। पर ये परिवार को जो जोड़ने का काम आपने किया है, वो मुझे नहीं लगता कोई और ना उसको कर पाया ना कर सकेगा, क्योंकि बहुत भयावह दौर था कोविड की। वेव 1 और वेव 2 हम सब ने देखी है। शुरुआत आपने खाना पहुंचाने और उसके बाद उनको घर तक पहुंचाने से की थी, मगर अब तो आपने तैयारी उससे भी आगे बढ़ा दी हुई है, चाहे वो बेड्स की अवेलेबिलिटी हो, चाहे ऑक्सीजन मंगवाना हो। मैं चाहूँगी आप वो भी दर्शकों को बताएं। मुझे याद है कि जब सेकेंड वेव शुरू हुआ, ऑक्सीजन की बड़ी तकलीफ़ थी, और मैं हर हॉस्पिटल में, स्टेट के हर हॉस्पिटल में जो नीचे जहाँ पर एडमिशन होता है, उसका जो वार्ड बॉय जो रजिस्टर करता है कि कौन सा पेशेंट है, मैं उससे लेकर डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल के एमडीज़, जो डायरेक्टर्स, सबसे टच में रहता था। मैं रात को उनसे 2-2, 2:30 बजे वीडियो कॉल पे बात करता था कि पेशेंट बाहर खड़े होने, अंदर आने दीजिए। ऑक्सीजन के लिए मैंने एक पैन इंडिया मूवमेंट चलाई थी कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमने हज़ारों मंगवाए थे कि सबको मिले देश भर में। और मुझे सबसे बड़ा मुझे याद है कि मैं एक
एक स्टेट में गया, वहाँ पर पूरी टीम उनकी बैठी थी, वहाँ के मिनिस्टर्स बैठे थे। उन्होंने बोला कि जब हमें कोई कॉल आता था कि अगर ऑक्सीजन पहुँचानी है तो हमारे पास तो पूरी स्टेट की मशीनरी थी कि हम लोग भेज सकते थे, आप तो पैन इंडिया मूवमेंट करते थे। लेकिन अगर किसी का ट्वीट आता था कि ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी कोशिश रहती थी कि आपसे पहले पहुँचाएँ, और 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपकी ऑक्सीजन हमसे पहले पहुंच जाती थी। वो कैसे पहुंचती थी, वी वांट टू आस्क। हम भी जानना चाहेंगे। तो उसका रीज़न ये रहता था कि करीबन मैं माइग्रेंट्स से 7.5 लाख माइग्रेंट्स लोगों से जुड़ा था जब मैं उनको घर भेज रहा था। आप यूपी, बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता, चेन्नई, कहीं पे भी बात कीजिए, हर जगह, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह थे लोग। तो ये जो लोगों को घर पहुंचा, उनके पास सबका मेरा डाटा था, उनके कॉन्टैक्ट से 1-on-1 टच किया हुआ था हमारी टीम ने उनको। तो मैंने जब इन लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई या इनको दवाइयाँ पहुंचाई या इनको इंजेक्शंस पहुंचाए, तो ये लोग जिनको मैंने घर भेजा था ये वॉलंटियर्स बन गए। तो मैं उनको बोलता था, अरे यार उस बस्ती में, उसके पास, उस गांव के अंदर वो लड़का था यार, उसको ढूंढ। उसको फ़ोन मारते थे, वो अपनी रात को बाइक लेकर, साइकिल लेके, किसी भी 2 घंटे उसको चलाना पड़ता था, लेकिन वो जाकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, इंजेक्शन या दवाई उसके घर पर देकर जाता था। ये बहुत खूबसूरत बात है। मैं चाहूंगी कि आप ये और ज़रा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि देखिए स्माइल्स, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी ये इन्फेक्शियस होती है। आपने जिनकी मदद की, आपने उनको इंस्पायर किया कि वो आगे जाके मददगार लोगों के लिए बन सकें। तो वॉलंटियर्स की एक बड़ी फौज आपने तैयार कर ली है, और भगवान ना करे कि हमें कोविड-3 झेलना पड़े, वेव उसका, लेकिन तैयारी आपने कर ली है अपने लेवल पे। और वाकई जो आप कह रहे हैं ना कि स्टेट्स compete करती हैं अब कि सोनू से पहले हमने हेल्प पहुंचानी है। बड़ा कमाल के एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को हम लोग मदद पहुंचाते थे या करते थे, कई बार हम लोग उन लोगों को बचा पाए और कई बार नहीं भी बचा पाए। लेकिन उनके परिवार वाले, मुझे याद है कि 10-10 घंटे के अंदर अगर किसी फैमिली ने अपने परिवार वाले को खोया तो 10 घंटे में उसका फ़ोन आता था कि सर आपने बहुत कोशिश की, कितने दिनों से आप लगे रहे, लेकिन हमारा फैमिली मेम्बर बच नहीं पाया, लेकिन अब हम तैयार हैं आपके वॉलंटियर बनने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। और वो फिर तैयार हो जाते थे और वो लोग करते थे। मुझे याद है उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर, भोपाल में बहुत ज़्यादा सेकेंड वेव का बहुत बड़ा असर था। उस समय 24 घंटे हर हॉस्पिटल के बाहर कोई ना कोई हमारे वॉलंटियर्स खड़े रहते थे, सामान पहुंचाने के लिए, इंजेक्शन पहुंचाने के लिए, एम्बुलेंसेस के साथ। तो ये वो लोग थे जो खुद उस मुश्किल से गुजरे थे, या अपने परिवार को उस मुश्किल से निकाल पाए थे मेरी मदद के कारण, हमारी मदद के कारण। तो आज वो लोग वॉलंटियर्स बन के आज भी खड़े रहते हैं। हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं। मैंने एक फाउंडेशन बनाई, सूद चैरिटी फाउंडेशन। उसमें प्लाज्मा का ग्रुप था, उसमें ब्लड का ग्रुप था, उसमें इंजेक्शन का था, उसमें मेडिकल का था, उसमें एम्बुलेंस का था, ऑक्सीजन का था। आप नाम बोलिए, जैसे ही एक ट्वीट जाता था सब खड़े हो जाते, सर मैं वहाँ पे उसके पास हूँ, मैं पहुँचा के आता हूँ, और वो पहुँचाना शुरू करते थे। मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन में एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म दिख रहा है कि आप कितना एक्साइटेड हैं कि आप ये कर पा रहे हैं और कर रहे हैं। आपने अपने फैंस की तस्वीरें बहुत देखी होंगी, आपको वो ट्वीट करते हैं, कोई भाई बुलाता है, कोई भगवान कहता है। 75th इंडिपेंडेंस डे पर एक माउंटेनियर ने माउंट किलिमंजारो पर भारत के फ्लैग के साथ आपकी तस्वीर लगाई थी। तो मतलब सोचिए कि उनके दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत रही होगी, कितनी रिस्पेक्ट रही होगी कि वो इस तरह का जेस्चर आप तक पहुंचाना चाहें। बिल्कुल। उमा सिंह नाम था उनका। जब मैं याद है कि मैंने वो तस्वीरें देखी और उन्होंने ऊपर जाकर हिंदुस्तान के झंडे के साथ मेरा पकड़ा कि मैं आपको रियल हीरो हो आप हमारे, मैं आपको यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ। इतना हाइट पर जाकर, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठंड बहुत होती। तो मुझे आई गेट गूज़बम्प्स जब मैं बात करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप को और ज़्यादा मिस करता हूँ। आई विश कि वो होते और वो देखते कि ये सब हो रहा है। साइकिल से बड़े लोग आते हैं, करीबन हर हफ्ते में 2 या 3 लोग साइकिल से आते हैं। परसों एक लड़के, रंजीत नाम के लड़के थे, उन्होंने 4500 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद, लद्दाख, कश्मीर, राजस्थान, मुंबई, हैदराबाद, उन्होंने 4500 किलोमीटर पूरे देश में सफ़र तय किया मेरे को ट्रिब्यूट देने के लिए। तो आई फील कि इससे ऊपर कोई कुछ नहीं। मुझे लगता नहीं कि मैं
आराम से सो पाता हूँ अगर मैं कुछ लोगों की मदद ना कर पाऊँ उस दिन। मैं रात को कई बार मेरी 2-3 बजे नींद खुलती है तो मैं फटाफट ट्विटर पे देखने की कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं है ज़रूरतमंद जो मेरे से मिस हो गया हो, या मैं अपनी टीम को भी बोलता रहता हूँ कि आप चेक करते रहिए कि आज हम लोग यहाँ पे हैं, पूरा दिन व्यस्त रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मुझ तक पहुँचने की कोशिश करते रहेंगे। मैंने हर इंसान को उसी काम में लगा दिया। मेरा जो दूध वाला है, नीचे गुड्डू भैया हम लोग बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर हो गया वो सारी जिंदगी दूध बांटता रहा हमारे, लेकिन आज वो सारा दिन नीचे गेट पे खड़ा रहता है क्योंकि कई सौ लोग रोज आते हैं गेट पर, उनसे फॉर्म लेता है, उनसे फॉर्म फिलअप करवाता है कि क्या तकलीफें होती हैं उनकी करता है। सो मुझे लगता है कि हम लोग जब मदद करना चाहते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जज्बा होना चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी की मदद करने का, और मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस से आप कभी ये काम नहीं छोड़ेंगे। मुझे लगता है आपने बहुत खूबसूरत कम्युनिटी डेवलप कर लिया है, एक ऐसा चेन बना लिया है कि सब जुड़ गए हैं उससे। लेकिन जो दिलचस्प बात मैंने आपकी गुफ्तगू में देखी है वो ये कि आपको कई लोगों का नाम, परिचय, वो सब याद हो गया है। तो ब्रेन है या कंप्यूटर? क्योंकि इतना डेटाबेस कैसे संभाल रहे हैं आप? आई थिंक वो एक प्यार है उनका जिसके कारण वैसा हो पाता है। वो ये लोग कई बार मुझसे मिलने भी आते हैं। मैं कई बार, मुझे याद है एक लड़का था हैदराबाद से, वो चला पैदल और हमने उसको रास्ते में कहीं ढूंढा उसका नंबर कि उसको पैदल मत चलो, बड़ा रिस्की रहता है। तो उसको सोलापुर में हम लोगों ने रोका। मैंने अपने वॉलंटियर्स को भेजा कि उसको बोले यार बस से आ जा, ऐसे मत चल पैदल। बट वो बोलता कि यार अगर मैं किसी के दर्शन करने जाता हूँ तो अगर आप मुझे बस में भेजेंगे तो मैं कैसे जाऊँगा, तो मुझे जाना है। तो हम उससे नहीं मना पाए और वो पैदल आया, 12-13 दिन में मुंबई पहुँच गया उसके बाद वहाँ से। और जब वो आया तो मैंने थैंक्स किया उसको। उसके परिवार की जो हालत थी सही नहीं थी और उसको कोई मदद चाहिए थी, तो हमने उसके परिवार को 2 भैंसें खरीद के दी ताकि वो दूध देती रहें और 800-900 हज़ार रुपये एक भैंस उसको पर डे उनकी परिवार का ध्यान रख सके। तो जब वो गया वहाँ पे, वो इतना पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया के थ्रू कि उसको फिल्मों में रोल मिलने लगे। अभी वो कुछ 3-4 फिल्में कर रहा है जिसमें दोस्त के कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, तो बड़ा खुश है। अच्छा। हम कई बार उसको फ़ोन करते हैं कि सर अभी मेरा शॉट चल रहा है, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये इंसान बिजी हो गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसकी तकदीर, उसकी डेस्टिनी में तय था कि वो एक एक्टर बन जाएगा, लेकिन जरिया हम बन जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जरिया बन सकते हैं। मुझे किसी ने, एक बहुत बड़े स्टार ने रात को फ़ोन किया, रात को 3-3:30 बजे। उसने पूछा कि कैसे करता है तू ये सब? 1 घंटे में ऑक्सीजन चली जाती है, 2 घंटे में इंजेक्शन पहुंच जाता है, वहाँ से आदमी पहुंच जाता है, कैसे करता है? तो मैंने उनसे पूछा एक काम कीजिए, आप मेरे साथ 24 घंटे रहिए तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। बिकॉज मैं कभी भी किसी अनजान आदमी को फ़ोन करने से पहले 2 बार नहीं सोचता किसी अनजान आदमी की मदद के लिए। हम अक्सर हमेशा ये सोचते हैं कि आप मेरे को जानते हैं, आप बोलेंगे कि मुझे सोनू से कुछ काम है, किसी मदद, तो आप मुझे एक बार फ़ोन करेंगे, पर दूसरी बार शायद आप नहीं करेंगे कि यार मैं क्यों लूँ, मुझे थोड़ा सा एहसान लेना पड़ेगा, या उनको बुरा लगेगा कि क्यों बार बार मुझसे करता है। लेकिन जब आप अनजान आदमी के लिए बार बार फ़ोन करेंगे तो सामने वाला भी आपकी मदद करता रहेगा, क्योंकि आप बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ पर्सनल गेन करने के लिए आप मदद करना चाहते हो। तो आई थिंक वो मेरा एक्सपीरियंस था कि डोंट थिंक ट्वाइस कॉलिंग समबडी यू डोंट नो फॉर समबडी यू डोंट नो। दैट्स सो वंडरफुल एंड आई होप एंड प्रे कि यही जो आपकी एनर्जी है और यही थॉट प्रोसेस है वो बाकियों तक पहुंचे और उनको भी यही वाली लत लग जाए कि लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए खड़े रहना है, जो आपने करके दिखाया है। अब क्योंकि आप गुड न्यूज़ टेलीविजन के साथ जुड़ रहे हैं, गुड न्यूज़ टुडे के साथ जुड़ेंगे, तो एक्सपेक्टेशंस और वॉल्यूम ऑफ पीपल होपिंग थिंग्स फ्रॉम यू वो और ज्यादा बढ़ जाने वाला है। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अब मददगार सोनू सूद के पास और ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं कि उन्हें मदद चाहिए। तो एक तो ये कि बैंडविड्थ इतनी आप कैसे बना पा रहे हैं कि जो आ रहा है उसको आप हेल्प करने के लिए अवेलेबल हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें मैं करेक्ट करता हूँ। बैंडविड्थ बढ़ेगी कि लोग और आएंगे, पर बैंडविड्थ वो भी बढ़ेगी कि हमारे साथ लोग जुड़ेंगे कि चलिए मदद करें। सो आज मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए यही कहना चाहता हूं कि ये जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप जुड़िए हमारे साथ लोगों की मदद करने के लिए, हाथ थामने के लिए। मेरे मदर हमेशा कहते थे कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर देख, शायद तेरी हाथों की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया। हमें हाथ खोलने, हमें वो हाथ थामने, हमें एक दूसरे को पकड़कर
उन चेहरों को ढूंढना है जो हम तक नहीं पहुंच पाते। आज आई थिंक जब मैं गुड न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर हूं तो ये उन लोगों को नहीं बुलाएगा सिर्फ जो जिनको मदद की ज़रूरत है, ये उन लोगों को भी बुलाएगा जो मदद करने के लिए हमारे साथ हाथ जोड़ेंगे। सोनू, जब आप अपनी बात कर रहे हैं उसमें अपने माता पिता का जिक्र ला रहे हैं और मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगी आपको। 2013 में मैंने आपसे मुलाकात की थी, हमने एक दिन स्पेंड किया था आपके साथ एक इंटरव्यू के दौरान। उसमें भी आप अपनी मदर का जिक्र करते हुए बहुत नज़र आए थे और मैं चाहूँगी ये जानना कि सोनू सूद बनने में उनकी माँ का कंट्रीब्यूशन, उनके पिता का कंट्रीब्यूशन किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मैं आप मुझे याद है वो दिन आप मेरे फादर से भी मिले थे, उनकी भी इंटरव्यू थी, आज भी मेरे पास है वो। मेरे पास मेरे मदर ने, जब मैं कॉलेज में इंजीनियरिंग करने गया तो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी थी और आज भी वो चिट्ठियाँ सब मेरे पास एक मेमोरीज की फाइल है जिसमें सारी वो चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं और आज भी मैं पढ़ता हूँ। आप पूछते हैं कि मैं कई बार कैसे इंस्पायर होता हूँ, तो मैं इंस्पायर होता हूँ उनकी वो लेटर्स पढ़ के। और आज उन लेटर्स के अंदर 2005 की लेटर लिखी हुई है, 2002 की लेटर लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि सोनू, आज मैं नहीं हूँ तेरे पास, लेकिन जो तू कर रहा है ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है, इसको करते रहना। ये मैं करते हुए ना देखना चाहती थी लेकिन मैं देख नहीं पाई। तो जब मैं उन लेटर्स को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे बाजू में कहीं बैठी हुई हैं और मुझसे बात कर रही हैं। तो शायद उन्होंने वो देख लिया था ये ऐसा होने वाला है या ऐसा मेरे थ्रू होगा या मैं ऐसा कुछ करूँगा, जो भी करूँगा। लेकिन आज वो फाइल को मेरे बेड के साइड पे रहती है, मैं उसको पढ़ता हूँ तो वापस मुझसे लोग पूछते हैं कि तू थकता नहीं, 20, 22, 23 घंटे तू इसी काम में लगा रहता है, रात भर तेरे फ़ोन चालू रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो फाइल मेरे मदर की लिखी हुई चिट्ठियों वाली मेरे पास रहती है या मेरे फादर की लिखी हुई बातें मेरे पास रहती है, वो मुझे एनर्जी देती रहती है, वो मुझे ऊर्जा देती रहती है कि सोने का समय नहीं है, मदद करने का समय है, जो रास्ता पकड़े रहना। सो आई फील कि हर घर के अंदर वो एक माँ होगी, एक पिता होंगे, वो कुछ ना कुछ लिखी चिट्ठी होगी, कुछ ना कुछ कही बात होगी, तो उसे हमें बस पकड़ना है और लक्ष्य की तरफ दौड़ना है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आपके साथ वो कौन लोग हैं जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ टीम है, जो काम करते हैं आपके साथ? आपने बहुत बार अपने आप को बोलते बोलते करेक्ट किया कि मैं नहीं वी, हम सब लोग बैठ के, अगर मेरी टीम भी है ट्विटर पे देखती है कि क्या मैसेज आ रहा है, उसको वापस जवाब क्या देना है। तो मैं समझना चाहूँगी कि कितना बड़ा नेटवर्क आपने अपने लिए ये मजबूत सा खड़ा कर लिया है। हर रोज़ बढ़ता है नेटवर्क। बहुत सारे लोग, मैं जब ट्रेनों से लोगों को भेज रहा था उस समय बहुत सारे लोग थे। मेरी सिस्टर इन लॉ है सुनीता, वो मेरी सिस्टर मोगा में है, पंजाब में है, वो सारा दिन लगी रहती है उन लोगों के घरों में, गांव जाके राशन बांटती रहेगी, उनको पढ़ाती रहेगी, उनके एजुकेशन का काम करती रहती है। सो ये वो लोग हैं जो परिवार का हिस्सा हैं और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे वॉलंटियर्स जिनको मैं आज तक मिला भी नहीं। मैंने अपने मैनेजर्स को, मैंने अपने स्टाफ को, मैंने अपने बॉय को, मैंने अपने ड्राइवर को, मैंने अपने दूध वाले को, सबको उस काम पे लगा दिया। और मेरे घर पे नेव्यू नीजेस आते हैं, वो कई बार अपने सोशल मीडिया पे बैठते हैं, मैं बोलता हूँ कि ये काम बंद कर और मैं तुम्हें एक केस दे रहा हूँ, इसको फ़ोन करो, यूपी में उस डॉक्टर को फ़ोन करो, इस पेशेंट को फ़ोन करो और जस्ट कोऑर्डिनेट करो मेरे लिए। और जब वो कोऑर्डिनेट करके उनकी जान बचाते हैं, सो दे फील वेरी हैप्पी कि सोनवासा हमने उसको बचा दिया, वो ठीक हो गया, मालूम है उसका हॉस्पिटल से आज छुट्टी मिल गई। सो जब मैं ये देखता हूँ और जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो बड़ा कमाल का होता है। मुझे लगता है कि हर किसी को एक्सपीरियंस करना बड़ा ज़रूरी है। हम हमेशा मैं आज इस इतने गुड न्यूज़ के इतने बड़े मंच पर हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि मैं एक बार बड़ा बन जाऊँगा ना तो मैं बहुत मदद करूँगा लोगों की, मेरे पास खूब सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं बहुत मदद करूँगा और बस भगवान मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दे कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। हम लोग उस समय का इंतज़ार करते रहते हैं और समय कभी नहीं आता, या हम लोग व्यस्त हो जाते हैं जब हम और सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मदद करने का समय आज है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं, आप कामयाब हैं या कम कामयाब हैं, या नौकरी है या नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 2 तार जोड़ने हैं वो मदद पहुंचाने के लिए। वो एक इंसान ढूंढना है कि वो मदद कर सके। आज हम गुड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हैं, आपको कभी भी कोई तकलीफ़ हो, आप गुड न्यूज़ के ज़रिए, सूद चैरिटी फाउंडेशन के ज़रिए, हमारी वेबसाइट्स हैं, आप बोलिए कि मैं इस लायक नहीं हूँ लेकिन मैं जुड़ के मदद करना चाहता हूँ। मेरे मैक्सिमम वॉलंटियर्स जितने लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पहुँच नहीं है, लेकिन वो कई 100 ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं। तो आप
जुड़िए हमारे साथ और फिर देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है, देश कैसे बदलता है। सो आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट एक्सपीरियंस। जो कल करना है वो आज करना है, और जो आज करना है वो भी करना है। इस सारे डिस्कशन में मैं फिर से एक बार पीछे चली गई, जब ये पहली वेव हिट की थी इंडिया में। कोविड-19 एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा वायरस जिसे डॉक्टर्स भी पहली बार मिल रहे थे, जिसे जानने की कोशिश, R&D हो रही थी एज वी गो। चलते चलते सब सीख रहे थे, समझ रहे थे बचना क्या है, क्या तरीका है। उस टाइम पे परिवार ने नहीं कहा कि सोनू यू आर अ स्टार, डोंट गो इनटू दैट स्पेस, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कोविड का इलाज क्या है, मर्ज क्या है, तुम अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हो, डोंट डू दैट। कोई ऐसे, और वैसे भी आप जब आप एक्टर होते हैं, आप पे लाखों करोड़ों रुपए राइड करते हैं, तो आपको वैसे ही बहुत पाबंदियां होती हैं कि ना आप नहीं करें, क्योंकि आपके ऊपर बहुतों का काम टिका है, पैसा टिका है, परिवार की चिंताएं हैं। तो वो कभी आई एम वरीड अबाउट माई सेल्फ वाला किसी ने नहीं कहा कि मत जा? मुझे याद है कि मेरा फैमिली बड़ी सपोर्ट करती थी, पर मैं थोड़ा सा दूर रहता था क्योंकि कोविड का समय था, किसी को पता नहीं था, और उसमें बहुत डर था, बहुत एक बड़ा डर फैला हुआ था सबके बीच में कि बाहर नहीं निकलना, रोड पे कोई रहता भी नहीं था। तो मैं जब घर आता था तो मैं हर रोज़ वादा करता था कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, सिर्फ आज मैं चढ़ा के आता हूँ बस से, कल नहीं जाऊंगा। लेकिन कल और मल्टीप्लाई हो जाते लोग, तो फिर मैं अगले दिन जाता था, फिर और मल्टीप्लाई हो जाते थे। रेलवेज, मुझे याद है कि फ़र्स्ट फ्लाइट जो शुरू हुई थी मैंने शुरू करवाई थी, जहाँ पर हम लोगों ने असम भेजे थे लोग, उत्तराखंड भेजे थे, और सबसे पहली जो फ़्लाइट थी वो कोचिन से उड़ीसा उड़ी थी, और 180 लड़कियाँ थी जो एक स्टिचिंग फैक्ट्री में काम करती थी, और उनको वहाँ से रात को 3 साढ़े 3 बजे कोचिन से बसेस से मैंने निकाला। एर्नाकुलम एक जगह है, वहाँ से कोचिन लाए, फिर कोचिन में 2-3 घंटे के लिए एयरपोर्ट खुलवाया, फिर वो भुवनेश्वर में लैंड की, और केंद्रपाड़ा एक जगह है उड़ीसा में गांव, उस गांव की 180 लड़कियां थी। और तब मुझे सीएम सर ने फ़ोन करके बोला कि आपने हमारे स्टेट की 180 बच्चियों की जान बचाई है, वील ऑलवेज बी वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। तो मुझे लगा कि मुझे तो फ्लाइट्स पता नहीं था परमिशंस कैसे लेते हैं, मुझे तो पता नहीं था कि बसेस की परमिशंस कैसे लेते हैं, ट्रेनों की कैसे परमिशंस लेते हैं, लेकिन मैंने चुना और किया। तो मेरे परिवार ने भी ये देखा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो उसने कंधों पर ले ली है, तो वो भी मेरे को कभी मना नहीं करते। होती है कभी कि बहुत एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं कितने लोगों को हेल्प कर पाऊंगा, कभी घबराहट होती है? घबराहट नहीं होती, लेकिन एक जिम्मेदारी का असर होता है। मैं आपको एक छोटा सा आपकी बात पे एक किस्सा बताता हूँ कि जब मैं लोगों को घर भेज रहा था तो मुझे एक मैसेजेस आने शुरू हुए फ़ौरन से, किर्गिस्तान से, कि आप हमारे कुछ स्टूडेंट्स, वहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, वहाँ से आप मंगवाइए किर्गिस्तान से। तो मैंने बोला कि किर्गिस्तान से कैसे मंगवाएं, मैं तो कभी गया नहीं, ना जानता हूँ किसी को। तो मैंने वो ट्वीट्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक बहुत आने शुरू किए। तो मैंने बोला कि चलो मैं एक फ़ोन करके पता लगाता हूँ कि ये है क्या। तो मैंने जब एक फ़ोन वो किर्गिस्तान के एक स्टूडेंट को फ़ोन किया, रात को करीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। 1.5 घंटे के अंदर मुझे करीबन 2,500 से 3,000 मैसेजेस आ गए, क्योंकि उनको लगा कि सोनू सूद हमें निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने बोला कि आप ऐसा मत कीजिए। मैंने एक लड़के को लीडर बनाया, मैं कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करूँगा और मैं 2-3 दिन में कोशिश करता हूँ। मैंने एम्बेसडर से बात की, एम्बेसीज में बात की, और मैं उनकी परमिशंस लेकर आया, और लोग वो किर्गिस्तान से आ पाए। जब किर्गिस्तान से लोग आए तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, इन सब कंट्री से भी करीबन हमने 10 से 12,000 स्टूडेंट्स निकाले। मुझे नहीं पता था कैसे निकालते, लेकिन एक्सपीरियंस ये कहता था, मन ये कहता था, दिल ये कहता था कि घुस जा, अपने पे विश्वास रख, होगा जरूर, और वैसे ही होता है, और आज भी वैसे ही हो रहा है। और वाकई मतलब वो पंजाबी वाला फील आता है ये बात सुन के ना, कि जो करना है तो करना है, चक दे फटे, करना है तो चक दे फटे, तो फिर करके दिखा भी देता। हुण ऑन अ लाइटर नोट एक सवाल जहन में आता है जब आपको देखती हूँ एज इन देखती हूँ कि एक हैंडसम गबरू जवान पंजाब दा, एंड बाय क्वालिफिकेशन एन इंजीनियर, हीरो इन रियल लाइफ, नेगेटिव रोल इतने क्यों करते हो फिल्मों में? मैं नेगेटिव करन नहीं आया सी, वैसे बनन हीरो ही आया सी, पर किसी ने नेगेटिव रोल दे दिया, फिल्म हिट होगी और रोल बड़ा पर आ गया, और कहते यार एक और नेगेटिव कर दे, एक और। मैं क्या यार बनने में हीरो हैं भाई, ये क्या करवा रहे हो? बट हीरोज भी बहुत सारे रोल किए फिल्म में, वो भी बड़ी अच्छी गई, पर नेगेटिव रोल्स का इम्पैक्ट बड़ा है, रोल्स बड़े कमाल के लिखे हुए। तो आई थिंक ये था,
पर बोलते हैं ना कि शायद कैमरे पर नेगेटिव रोल्स लिखना तय था और ऑफ द कैमरा पॉजिटिव रोल्स करना, तो आई थिंक वही कर रहा हूँ अभी। और अभी जितने रोल्स भी फिल्म्स के ऑफर हुए इसके बाद, लार्जर देन लाइफ, सुपर हीरोज, यही सब रोल्स अभी आ रहे हैं। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत इन्फेक्शियस है और हम उम्मीद करेंगे कि आप जब लोगों से सीधा 1-on-1 हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए गुड न्यूज़ टुडे के जरिए जुड़ेंगे तो ये खुशियाँ, ये गुडनेस, ये स्माइल्स, ये मल्टीप्लाई होती जाएंगी। सो विदाउट अ फर्दर डू मैं आपको और आपके श्रोताओं को अब अकेला छोड़ दूंगी, क्योंकि कल से सोनू सूद आपको 9 बजे गुड न्यूज़ टुडे पे हर रोज दिखाई देने वाले हैं। सोनू, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि आप लोग इतना कमाल का होस्ट करते हो, आप इतना कमाल का रिश्ता जोड़ते हो ऑडियंस के साथ। और कोशिश करूंगा कि नर्वस नहीं कह सकते खुद नु तो कनेक्ट ही बड़ा खतरनाक। देखिए, मैं नर्वस नहीं कहूंगा अपने आप को, हाँ। लेकिन मेरा मकसद ये रहेगा कि गुड न्यूज़ के जरिए एक ऐसा परिवार बनाना है, एक ऐसा रिश्ता कायम करना है पूरे देश के साथ कि हम बोलें, लोग कहें, लोग एग्जाम्पल्स दें गुड न्यूज़ की कि बॉस आपने गुड न्यूज़ चैनल देखा, उसके अंदर रिश्ते बनते हैं, उसके अंदर परिवार बनते हैं, उसके अंदर एक ऐसा देश बनता है जिसका कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई स्टेट नहीं, कोई कुछ नहीं। चलिए हम लोग मिलके करते हैं कि आज पंजाब दा बंदा जड़ा साड़ी आवाज़ सुन रहा होएगा, वो कहेगा चल मैं जाके महाराष्ट्र में उसकी मदद करता हूँ, महाराष्ट्र वाला बोलेगा चल मैं आंध्र तेलंगाना में करता हूँ। तो आज हम वो प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं, आज हम उन हीरोज़ की को एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पर लेके आने वाले हैं। चलिए सोनू, इसी के साथ इस इंटरेक्शन को यहीं कंक्लूड करते हैं, लेकिन आप लोगों को फिर से बता दूं, सोनू सूद से रोज रात 9 बजे आप गुड न्यूज़ टुडे पर मिल पाएंगे। देश की बात सुनाता हूं मैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड वी होप कि हम भी आपके साथ उसी तरह से कनेक्ट करें, जुड़ें और आपके लिए मदद कर सके। हमें भी साथ अपने लेके चलिए। ग्रेट, लुकिंग फॉरवर्ड। और चलिए बनाते हैं एक परिवार मदद का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।